हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल से उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। जैसे कि हमारा राज्य चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़ा था, राज्य पक्षी के बारे में पढ़ा, राज्य पुष्प के बारे में पढ़ा, और राज्य वृक्ष के बारे में पढ़ा, और राज्य पशु के बारे में पढ़ा। जो कि हमारे राज्य में जब हमारा राज्य का गठन हुआ उसके बाद 1 साल बाद यानी 2001 में इन सभी राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कर दिया गया था। तो जिसमें हमने थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें राज्य पुष्प जो है ब्रह्मकमल है, जिसका बॉटनिकल नेम हमने पढ़ा था सोसुरिया अबुलेटा, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली का है और 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियाँ हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और सामान्य भाषा में इसे कौलपदम कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने राज्य पक्षी के बारे में पढ़ा था। तो राज्य पक्षी हमारी मोनाल लोफोफोरस इम्पीजिनस इसका नाम था, और ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और हिमालय का इसे मयूर कहा जाता है। ये भी 2001 में ही राज्य पक्षी से घोषित कर दिया गया था। उसके बाद हमने राज्य वृक्ष भ्रांस पढ़ा था, जिसका बॉटनिकल नेम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, और ये 2001 में ही इसका भी निर्धारण हुआ था। और अंग्रेजी में से रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है, और ग्रीक भाषा से इस शब्द से यह लिया गया है। तो यह जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और लाल रंग का होता है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर। और वन अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष भी घोषित कर दिया गया था, ये भी हमने यहाँ पर देखा था मृग के बारे में। तो कस्तूरी मृग हमारे जो है उनका नाम है मस्कस क्राइसोगास्टर, जो कि इनका साइंटिफिक नेम है, और इनको भी 2001 में उत्तराखंड का राज्य के पशु घोषित कर दिया गया था। ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ, फुलोइंग घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है ये। ठीक है। और इसमें हमने कुछ पढ़ा था कि इसकी प्रमुख 4 प्रजातियां हैं, लगभग 20 वर्ष की इनकी आयु होती है लगभग, और 6 महीने का इनका गर्भधारण होता है। इनके जो मादा होती है, मादा जाति होती है, और इससे 20 इंच का ये होता है, इसकी ऊंचाई होती है, और 10 से 20 केजी इसका वजन होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और इनके संरक्षण के लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में कम से कम 967 दशमलव यानी 967.2 किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है कस्तूरी मृग विहार की यहाँ पर स्थापना हुई थी। 1977 में महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर में है। और 1986 में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई इनके संरक्षण के लिए पिथौरागढ़ में। और 1982 में चमोली में कांचला खर्ग में इन्होंने कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की। ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है। और इनके संरक्षण के बाद हमने ये चीज़ भी देखी थी कि 2005 की रिपोर्ट अगर देखें तो 2003 में जो कस्तूरी मृग थे उनकी संख्या 274 थी, और 2005 में इनकी संख्या 279 पाई गई। तो मतलब कहीं ना कहीं संरक्षित होने से इनको थोड़ा संरक्षण मिला, और ये इनकी संख्या थोड़ा बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली थी। और आज कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसा कि हमारी राजकीय तितली है, राजकीय वाद्य यंत्र है, राजकीय खेल है, राजकीय गीत है, राजकीय मेला है, राजकीय भाषा है, और राजकीय फल है। इनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो हर चीज़ को आपको एक इमेज के साथ मैं दिखाऊंगा, और फिर उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन हमारी राजकीय तितली है। तो दोस्तों, ये है हमारी राजकीय तितली कॉमन पिकॉक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सुंदर सी तितली है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कॉमन पिकॉक जो है ये हमारी राजकीय तितली है, और ये अलग अलग प्रजातियाँ इसकी है, परंतु जो हमारी राजकीय तितली है वो है पोपिलियो बियार। ओके, पोपिलियो बियार। ठीक है, जो इसकी बॉटनिकल इसका जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम। और इसे 2016 में राजकीय तितली घोषित किया गया था। और इसकी जो गर्दन होती है मोर की गर्दन की तरह होती है, रंग होने के कारण इसकी तितली का नाम क्या है, कॉमन पिकॉक रखा गया है। तो जो इसकी गर्दन है उसका रंग जो है वो सेम किसकी तरह है, किसकी तरह है, मोर की तरह। ठीक है, तो इसलिए से क्या है, कॉमन पिकॉक आ गया। ठीक है। और ये जो तितली है ये जो अपने अंडे देती है वो टिमरू के पेड़ पे देती है। तो टिमरू के पेड़ आपने देखे होंगे, तो अक्सर ये उत्तरकाशी जनपद में और यहाँ पर ऊपर वाली क्षेत्र मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये तितलियाँ पाई जाती है। तो टिमरू भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, हमारे यहाँ पर भी पाया जाता है। तो टिमरू पर ये क्या करती है, अंडे देती है,
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पोपिलियो बियोर, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसकी जो जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का होता है। और उत्तराखंड राज्य किसी तितली को प्रतीक चिन्ह बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि भारत का कौन सा राज्य है उत्तराखंड जो जिसने तितली को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है, राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया है, तो वो है उत्तराखंड। और पहला कौन सा है? तो पहला है महाराष्ट्र, जिन्होंने 2015 में ब्लू मोरोन नामक तितली को क्या है राजकीय तितली घोषित किया था। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉमन पिकॉक के बारे में बात। तो कॉमन पिकॉक के बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं, जैसे कि आपने देखा। अब इसकी बात करते हैं हम राजकीय खेल की। तो अब हम अगली बात करते हैं राज्य खेल की। तो राज्य खेल है हमारा फुटबॉल। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड का राजकीय खेल है वो फुटबॉल है, और इसे 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो इसमें अपना इतना ही याद रखना है कि राजकीय खेल इसे कब घोषित किया गया, 2011 में। और हमारा राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी। इसके बाद हम बात करते हैं गिंदी कौतिक मेले की। तो गिंदी कौतिक मेला जो हमारा राजकीय मेला है, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यह मेला जो है डांडा मांडी यानी पौड़ी में, डांडा मांडी पौड़ी में पड़ता है। तो पौड़ी में प्रतिवर्ष यह मेला लगता है गिंदी कौतिक का। और यह मेला जो है 2019 में इसे राज्य मेला घोषित किया गया था। और इस मेले की खासियत यह है कि इसमें 7 खून माफ़ की प्रथा है, और ये आज भी चल रही है। माना जाता है कि इसमें अगर इस खेल में अगर खेलते खेलते अगर 7 मौत भी हो गई तो उस मौत को भी माफ़ कर दिया जाता है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि ये गिंदी कौतिक मेला होता क्या है और मनाया क्यों जाता है और होता कब है। तो ये गिंदी कौतिक मेला जो है मकर संक्रांति के दिन लगता है, और 20 किलो की इसमें गेंद होती है जिससे इसमें खेल खेला जाता है, जिसे गढ़वाल में मकरैण, इस त्यौहार को जो है इस मेले को गढ़वाल में मकरैण कहा जाता है। और कुछ स्थानों में से गिंदी का कौथिक भी कहा जाता है। और कुमाऊँ की अगर बात करें तो कुमाऊँ में से उत्तरायण कहा जाता है, पंजाब में से लोहड़ी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में इसे पोंगल नाम से जाना जाता है। तो इस मेले की ये उत्पत्ति कहाँ से हुई और खेला क्यों जाता है? तो यह मेला माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कालिंदी नदी में कालिया नाग को मारा था, तो उसके बाद इन्होंने गेंद खेली थी। तो जैसे इनकी गेंद गिरी थी नदी में तो कृष्ण जी उधर गए थे, तो वहाँ पर कालिया नाग था। तो आपने कृष्ण लीला में ये चीज़ें देखी होगी। तो उसने कालिया नाग को जब मारा था तो उसके बाद इसने उसके ऊपर डांस भी किया था, मतलब उसके बाद इन्होंने गेंद भी खेली। तो इसलिए उनकी याद में, श्री कृष्ण की याद में यह मेला मनाया जाता है। तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये मेला मनाया जाता है, और बहुत ही प्रसिद्ध मेला है उत्तराखंड का, जो कि पूरे देश भर में भी इसे मनाया जाता है। तो अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। अगली बात करते हैं हम राज्य वाद्य यंत्र की। तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र जो है वो है ढोल। तो अब हम बात करते हैं राज्य के वाद्य यंत्र जो हमारा है ढोल। और आप देख सकते हैं कि ढोल कितने सुंदर यहाँ पर हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग बजा रहे हैं इस ढोल को। तो आप इनको देख सकते हो। तो ये हमारा राज्य वाद्य यंत्र है जिससे 2015 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय गीत की। तो राजकीय गीत जो हमारा है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, जिसका थोड़ा सुर मैं आपको सुनाकर बताता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इस तरीके से इस बहुत ही सुंदर गीत का सुर है, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा और अनुराधा निराला द्वारा इसे गाया गया और लिखा गया इसे हेमंत बिष्ट द्वारा। तो बहुत ही अच्छी आवाज़ में इसकी सुर है। तो मैंने अपना सुर सिर्फ हल्का सा बताया आपको। तो 2016 में इसे राजकीय गीत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं अब राजकीय भाषा की। तो हमारा जो राजकीय भाषा है वो 2 हैं। तो प्रथम जो भाषा है वो हिंदी है, जो कि 2001 में इसे राज्य भाषा का घोषित किया गया था। तो राज्य भाषा इसे दर्जा दिया गया था। और दूसरी जो हमारी है संस्कृत, जो कि 2010 में इसे राज्य भाषा घोषित किए गए। तो इसमें एक चीज़ बात आपको याद रखनी है कि जो संस्कृत है
वो राज्य भाषा का दर्जा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है भारत का जिसने संस्कृत को अपनी राज्य भाषा घोषित किया। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य माता की, तो राज्य माता का दर्जा जो है गाय को दिया गया है, जो कि 2018 में राज्य सरकार द्वारा गाय को माता का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, कॉमन तितली पिकॉक के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे राज्य की तितली है, जिसे 2016 में राज्य की तितली घोषित किया गया। और राज्य के खेल हमारा फुटबॉल है, जो कि 2011 में राज्य के खेल घोषित किया गया। और कॉमन पिकॉक में हमने देखा कि जो तितली है, राज्य के तितली को राज्य के प्रतीक चिन्ह घोषित करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है। और पहला राज्य में है महाराष्ट्र, जिसने ब्लू मोरॉन नामक तितली को 2015 में राज्य का प्रतीक चिन्ह घोषित किया था। और राज्य वाद्य यंत्र हमने देखा ढोल, जो कि 2015 में इसे घोषित किया गया। राज्य के गीत हमने देखा उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, सशस्त्र वंदन, अभिनंदन, ठीक है, जिसके लेखक थे हेमंत बिष्ट और गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी और गायिका हैं अनुराधा निराला, जो कि 2016 में इन्हें भी क्या है राजकीय प्रतीक चिन्ह में घोषित किया गया राज्य के गीत में। राज्य मेला हमने यहाँ पर पढ़ा गिनती कौतिक मेला, ठीक है, जो कि 2019 में इसे क्या है राजकीय मेला घोषित किया गया। राजकीय भाषा हमने पढ़ी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राजकीय फल यानी काफल के बारे में। तो राजकीय फल है हमारा काफल, जो आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मिठास इस फल में होती है और बहुत ही सुंदर यह फल देखने को होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो राजकीय फल जो हमारा है काफल है, इसका जो बॉटनिकल नेम है मिरिका एस्कुलेंटा है, मिरिका एस्कुलेंटा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, मिरिका एस्कुलेंटा। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय फल है काफल और इसे बॉक्स मोर्टल या बैबरी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं बेबेरी भी कहा जाता है, बॉक्स मोर्टल भी कहा जाता है इसे। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैं आपको बता चुका हूँ, मिरिका एस्कुलेंटा। 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है और उत्तरी भारत और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी में यह पाया जाता है। और बहुत ही विशाल इसका वृक्ष होता है काफल का और खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, कभी आप खा के देखना, मैंने खाया है। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं बड़े शरीर के लिए होता है और इसके खाने से हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। और मेन जो इसका उपयोग किया जाता है इसकी छाल का, काफल की वृक्ष की जो छाल होती है उसका उपयोग हम चर्म शोधन यानी चर्म रोग जो होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे थे राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ बात करते हैं और इन्हीं प्रतीक चिन्हों पे कुछ डाक टिकट जारी हुए राज्य में, तो उन पर हम बात करते हैं कि राज्य चिन्हों पर किन किन राज्य चिन्हों पर डाक टिकट जारी किए गए और पूरे भारतवर्ष में किन किन चीज़ों पर डाक टिकट जारी किए गए जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं राजकीय चिन्हों के बारे में। तो राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे राज्य चिन्ह हैं जो कि जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो थोड़ा मेरी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो माफ़ कीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जो हमारा राजकीय पक्षी है वो है मोनाल। तो मोनाल पर 1975 में डाक टिकट जारी हुआ था 2 रुपये का। तो 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ मोनाल पे। और बुरांस जो हमारा राजकीय वृक्ष है तो 1977 में इस पर क्या है डाक टिकट जारी हुआ था 50 पैसे का। और ब्रह्म कमल जो हमारा राज्य पुष्प है उस पर 1982 में 2 रुपये 85 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ओके दोस्तों, तो अगर हम भारत की बात करें तो ये तो हमारे राज्य के थे जो महत्वपूर्ण है, मोनाल, बुरांस और ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी हुए थे। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डाक विभाग की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1854 में इसकी स्थापना हुई थी डाक विभाग की, तो बहुत ही पुरानी है। और विश्व डाक दिवस अगर पूछा जाए तो वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, पूरी विश्व भर में सबसे बड़ी डाक व्यवस्था जो है वो कहाँ है, भारत में। अगर आपको पूछी जाए सबसे बड़ी डाक व्यवस्था किस देश में है तो वह भारत में, आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर और राष्ट्रीय डाक दिवस है 10 अक्टूबर और स्थापना डाक विभाग की जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी।
अब हम आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डाक टिकट जिन जिन पर जारी हुए हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं किस पर कब हुई है। तो कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि हमारे देश के चौथे गृह मंत्री रहे हैं, फोर्थ होम मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश के, और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री से यानी सीएम रहे हैं ये, चीफ मिनिस्टर। तो इन पर क्या है डाक टिकट जारी हुआ था 1965 में, और 1988 में 2 बार इन पर क्या है डाक टिकट जारी हुआ था। तो उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति जिन पर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये चौथे होम मिनिस्टर थे, और प्रथम जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगले बात करते हैं हम स्वामी राम तीर्थ की, जिन पर स्वामी राम तीर्थ परिसर टिहरी गढ़वाल में जो एचएनबी कैंपस है, इनके नाम पर वो कॉलेज भी ओपन हुआ है। तो 1966 में इनके डाक टिकट जारी हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। उसके बाद स्वामी सरदानंद यानी मुंशी राम, उन पर 1970 में डाक टिकट जारी हुआ था। जिम कार्बेट, गोरा ब्राह्मण 1976 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ था। भारतीय सैन्य अकादमी 1982 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ था। कार्बेट नेशनल पार्क इन पर 1986 में डाक टिकट जारी हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, उन पर 1990 में डाक टिकट जारी हुआ था। श्री राम आचार्य, इन पर 1991 में डाक टिकट जारी हुआ था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन पर 1994 में डाक टिकट जारी हुआ था। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इन पर 1997 में डाक टिकट जारी हुआ था। रुड़की विश्वविद्यालय जो हमारा है, उन पर 1997 में डाक टिकट जारी हुआ था। और देहरादून में जो रेल ट्रेन चल रही है, उसके 100 साल पूरे होने पर, जब 100 साल हमारी देहरादून तक रेल पहुंच गई थी, 100 साल पूरे होने पर 2000 में यहाँ पर इन पर डाक टिकट जारी हुआ था ट्रेन पर। केदारनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है, 2001 में इस पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। तो केदारनाथ धाम जो है उत्तराखंड में पहला मंदिर ऐसा है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो उत्तराखंड का पहला मंदिर जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो है केदारनाथ मंदिर। ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसमें 2002 में डाक टिकट जारी हुआ था। बद्रीनाथ धाम, अभी दूसरा आ गया, इसलिए पहला क्या है केदारनाथ है, दूसरा कौन है बद्रीनाथ। 2003 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। कैंपटी फॉल जो मसूरी में है, ठीक है, मसूरी देहरादून में है यानी उत्तराखंड में है, तो 2003 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। पंडित नैन सिंह रावत जो कि हमारे 11वीं शताब्दी के वे पंडित हैं जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के लिए हिमालय पर क्या है खोजबीन की थी हिमालय क्षेत्र में। तो वो ये पंडित थे 11वीं शताब्दी के, तो उन पर ये डाक टिकट जारी हुआ था 2004 में। और रूपकुंड झील पर 2006 में डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये हमने देखे। उसके बाद नंदा देवी जो नदी मंदिर है, उस पर क्या है डाक टिकट जारी हुआ था 2014 में नंदा देवी पर। सुमित्रा नंदन पंत पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ था। और गढ़वाल राइफल्स बटालियन नंबर 3 पर 2016 में डाक टिकट जारी हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन नंबर 3 पर 2017 में डाक टिकट जारी हुआ, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में सर्वप्रथम 1988 में आया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन नंबर 3 में 2017 में डाक टिकट जारी हुआ। हिमवती नंदन बोगड़ा, जिस पर एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हमारी है श्रीनगर में, पौड़ी में, तो उन पर क्या है 2018 में 25 अप्रैल 2018 को यहाँ पर हिमवती नंदन बोगड़ा पर डाक टिकट जारी हुआ था। और गोमुख जो हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है, उसमें 1983, जहाँ से हमारी गंगा निकलती है, 1983 में यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो डाक टिकट से भी क्वेश्चन बनते हैं, और एक बार बना था ईडीओ पंचायत की इसमें पेपर में बना था। तो वो बना था हिमालय पांडा जो हमारा जीव है, ठीक है, पशु है। तो इस पर 7 अक्टूबर 1963 को ईस्वी को डाक टिकट जारी हुआ था, किस पर, हिमालय पांडा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हिमालय पांडा एक जीव है, पशु है, ठीक है। तो इस पर 7 अक्टूबर 1963 को डाक टिकट जारी हुआ था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया, प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमारे राज्य की जो प्रतीक चिन्ह है, तो आशा है कि आप लोगों की ये चीज़ गलत नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें, और हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको तुरंत मिले। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, थोड़ा हम इसके शासन प्रणाली के बारे में अब बात करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ राजकीय चिन्हों के बारे में बात किया, अब हम इसकी शासनिक प्रणाली किस तरीके से है
उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।